का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। देखिए, हर स्टॉक्स में कुछ वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ रहती है। अगर इंडियन ऑयल की वीकनेस की बात करें तो क्या वीकनेस जो फिलहाल अपडेट्स होती नजर आ रही है, फिलहाल स्टॉक अपने 200 SMA जो बिलो एवरेज है 200 EM SMA से नीचे की तरफ चलता नजर आ रहा है। रिवेन्यू की बात कर लें तो इन एवरी क्वार्टर यानी कि पिछले 2 क्वार्टर से रिवेन्यू डिक्लाइन हुआ है। नेट कैश फ्लो भी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही। नॉन कोर इनकम का ट्रेंड इंक्रीज होता नजर आ रहा है। RSI में वीकनेस बनी हुई है। MACD क्रॉस होता बिलो जीरो लाइन के प्रीवियस और एंड ऑफ द डे नजर आया। टॉप लूजर में फिलहाल स्टॉक आता नजर आ रहा है। ये कुछ वीकनेस पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर कुछ टेम्परेरी हैं, कुछ काफी समय से देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही ऐसे रहेंगे। अगर हम वहीं पर कुछ अपॉर्चुनिटीज देख लें अब तक की, तो ब्रोकरेज यहाँ पर अपने टारगेट्स को अपग्रेड करते, रेकमेंड करते नजर आ रहे हैं पास्ट 3 मंथ से। स्क्रीनर फॉर स्टॉक्स बेनिफिट होता कंपनी को लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर नजर आ रहा है। FII, FPI और इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स भी स्टॉक पर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज करते नजर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात की कर ली जाए तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स द्वारा भी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लें तो क्या स्ट्रेंथ स्टॉक में, देखिए अंडर रडार स्टॉक यानी कि DM में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर देखने के लिए मिल रहा है। अंडर वैल्यू ग्रोथ स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। बेस्ट बार्गेन स्क्रीनर यानी कि अपनी लाइन जो है अबव लाइन ग्रोथ होता बिलो लाइन वैल्यूएशंस के नजर आ रहा है। PEG क्या है, लोअर है देन इंडस्ट्री की PEG। कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में और क्वार्टरली एज वेल TTM बेसिस पे भी बढ़िया कर पा रही है। अफोर्डेबल स्टॉक्स है, स्टॉक विद गुड ट्रेंड लाइन वैल्यूएशन स्कोर के देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ में है, प्रॉफिट होता, मार्जिन इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आ रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव है लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज है। रिसेंट रिजल्ट्स की बात कर लें तो ग्रोथ हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। मार्जिन इंक्रीज होता इन प्रोविजन रिसेंट रिजल्ट में नजर आया। स्टॉक विद लो PE रेशियो है जो कि 10 से नीचे है, ये काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। और चलिए और पॉइंट बात कर लें तो एक आउट परफॉर्म होता इंडस्ट्री प्राइस के लिए चेंज इन द क्वार्टर्स में नजर आया है क्वार्टर में। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर मेन पॉइंट को समझ लें तो वो क्या है। मेन पॉइंट है कि ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि एक बड़ी रिपोर्ट PTI भारत में पेट्रोल पंपों का नेटवर्क की बात करें तो 25 दिसंबर के हिसाब से 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी कि 2015 से दुगना हो गया है। क्योंकि सरकारी स्वाति वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं ने बाजार की जो हिस्सेदारी है उसकी रक्षा करने, ग्रामीण और राजमार्ग क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच को अधिक बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से आउटलेट का विस्तार किया है। क्योंकि वाहनों की स्वाति में लगातार तेजी बनी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ ने प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नवंबर के अंत तक देश में 1,02,066 पेट्रोल पंप, जो भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से कहीं अधिक बड़े होने के बावजूद अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। 90% से अधिक पंप तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और HPCL जैसी सरकारी स्वाति वाली कंपनियों के हक में है या फिर कंपनियों के स्वाति में है। म्यूचुअल फंड का आंकड़ा क्या कहता है? म्यूचुअल फंड से वैसे हमें काफी मदद मिलती है, करीब काफी बड़ा चेंज 24,05,040 स्टॉक का चेंज जो है होता नजर आया है। 2,45,00,000 स्टॉक का चेंज होता नजर आया है। अगर समझे तो नवंबर में बिकवाली देखने के लिए मिली है। ये बिकवाली म्यूचुअल फंड्स द्वारा क्वांटिटी वाइज ज्यादा की गई है। नो डाउट कि नंबर वाइज म्यूचुअल फंड खरीदने वाले 91 थे, बेचने वाले 37, लेकिन क्वांटिटी वाइज ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करी। जबकि अगस्त सितंबर में बाइंग आई थी, अक्टूबर नवंबर में दोनों साइड पर ही सेलिंग थोड़ी सी देखने के लिए मिली है ऊपर वाले लेवल्स पर। लेकिन एक्सिस क्वांट फंड की बात करें तो ये हाईएस्ट बायर रहे हैं जिन्होंने 15.5 लाख स्टॉक्स की बाइंग करी। कोटक आर्बिट्रेज फंड ने यहाँ पर हाईएस्ट सेलर रहे हैं, 75 लाख के स्टॉक्स के करीब क्वांटिटी को बेचा। लेकिन ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड बने नहीं हुए, कुछ यहाँ पर सेलिंग जरूर देखने के लिए मिली है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स द्वारा अभी भी काफी बड़ी क्वांटिटी को होल्ड किया गया है। काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर माल बेचा है। ये सारी क्वांटिटी आप देख पा रहे हैं, 5,36,000, 5 लाख, 3,91,000 स्टॉक्स। इस तरह से काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है, लेकिन कहीं ना कहीं खरीदार भी शामिल है। ज्यादा क्वांटिटी जो बेची गई है वो इन्वेस्को इंडिया, कोटक आर्बिट्रेज फंड, क्वांट PSU के द्वारा बेची गई है, क्वांट बिजनेस साइकिल फंड और तो ICI भारत 22 ETF के पास 18,65,000 स्टॉक्स की बिकवाली करी है, जबकि इनके पास 3 करोड़ यानी कि 2,80,00,000 से ज्यादा की क्वांटिटी होल्ड है। इसी तरह से कोटक आर्बिट्रेज फंड के पास अभी भी 94 लाख स्टॉक पड़े हैं। इन्वेस्को इंडिया के पास भी अभी भी 46 लाख स्टॉक पड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं समझा जाए तो यहाँ पर एक अच्छी सिनेरियो जो है वो बना हुआ है। ये नहीं है कि सारे ही स्टॉक्स की प्रॉफिट बुकिंग। ऑल ओवर म्यूचुअल फंड्स बने हुए हैं,
हैं, कुछ लेवल्स पर उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। ये समझे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली बाइंग भी आती नजर आई है। तो ऑल ओवर म्यूचुअल फंड द्वारा इस बार सेलिंग करी। देखिए इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल में काफी सारी चीजें नहीं है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के चलते नजर आ रहे हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू भी होते हुए नजर आए। इंडियन ऑयल की बात करें तो एक बड़ी निवेश की योजना है आगामी परियोजनाओं के लिए। अगर 5 साल की बात करें अगले, तो 1.66 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है शोधन और पाइपलाइन में अपना मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है। जो कंपनी के सीईओ ने, कंपनी ने यहाँ पर जो अपनी परियोजनाओं के लिए अगले 5 वर्ष का एक निवेश का बयान दिया है, या फिर यहाँ पर सीईओ के द्वारा बयान दिया गया था। तो अगर समझा जाए तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही बनता है कि पाइपलाइन, जो पाइपलाइनों में मुख्य व्यवसाय का विस्तार करना है, साथ में पेट्रोकेमिकल, प्राकृतिक गैस, हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण विविधता लाना है, ताकि 2040 तक शुद्ध शून्य प्रचालन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल खत्म किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी लाइक यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम को बढ़ाया जाए। अगर हम बात करें कंटिन्यूसली कंपनी का यहाँ पर क्या मुख्य व्यवसाय या विस्तार या रिफाइनिंग या क्या सिनेरियो है, तो आईओसी की जो योजना है वो 2028 तक, तो इसकी कुल कच्चे तेल की शोधन की क्षमता है वो 80.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 98.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करना। अगर हम पानीपत रिफाइनरी की बात करें तो 25 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक विस्तार कार्य प्रगति पर है, जो जून 2026 तक इसके चालू होने की उम्मीद है। पानीपत रिफाइनरी। गुजरात रिफाइनरी की बात करें तो इसकी भी क्षमता 13.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 18 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने का कार्य प्रगति पर है, जो 25-26 में से चालू करने का प्रस्ताव है। बरौनी रिफाइनरी की बात कर ले, उत्पाद क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इकाइयों को जोड़ने का भी कार्यान्वयन के अधीन है। तो इस तरह से कंपनी अपनी जो रिफाइनरियां हैं उन पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर कोई भी कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी लागत या अपनी क्षमता को बढ़ाती है अपने बिजनेस के लिए, तो फिर उसके बाद उस कंपनी की सेल्स में भी इजाफा होता है। जब फिर किसी कंपनी की सेल्स में इजाफा होता है तो कंपनी के प्रॉफिट में अपने आप फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो इसमें तो काफी सारी चीजें हैं जो कि सारा कुछ ही देख करके चलना है, जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस, इस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम, तो इनमें तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन अगर पॉइंट पर पॉइंट समझें तो यहाँ पर कंपनी का जो मेन है, जैसे कि हमने कल कर्ज के लिए बात की थी, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, उसके अलावा समझें तो पाइपलाइन अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चल रही 21 परियोजनाओं के माध्यम से नेटवर्क को 22,000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित किया जाए। इसके अलावा भी समझें तो कच्चा तेल पाइपलाइन लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई 17.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। पानीपत रिफाइनरी परियोजनाओं में सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक एक नई उत्पाद पाइपलाइन और एक विस्तार शामिल है, यानी कि एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पाइपलाइन की बात की जा रही है। इंडियन ऑयल का लक्ष्य 2030 तक अपनी पेट्रोकेमिकल क्षमता को 3 गुना करना है, जिसमें विशेष रसायनों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके अलावा भी समझे तो पारादीप रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स पे भी 61,077 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और दोहरी फीड क्रैकर इकाई के लिए 13,840 करोड़ रुपए वाली एक बड़ी परियोजना का उद्देश्य है पेट्रोकेमिकल उत्पाद करना और आयात को कम करना। इस तरह से 2026 अप्रैल तक 76 के पूरा होने की उम्मीद है। कंपनी ऊर्जा मिश्रण में भी प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार के लक्ष्य का सपोर्ट करती है। पाइपलाइन, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। एनोर एलएनजी टर्मिनल विस्तार यानी कि 5 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10 मिलियन मीट्रिक टन करना। तो हो सकता है आधी चीज़ें आपको पता हो, आधी चीज़ें आपको अब पता चल रही हो, और काफ़ी सारे वर्ड भी ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रॉपर जो है कंपनी अपनी प्राकृतिक गैस पर भी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। तो ऑल ओवर कंपनी का एक बढ़िया बिजनेस प्लान हम समझ पा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी कंपनी का विस्तार करना जारी है। पोर्टफोलियो को 3 वर्षों के भीतर 18 गीगावाट का लक्ष्य शामिल है, जहां पर अपने पोर्टफोलियो को 31 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कही जाइए। इसके अलावा कंपनी की एक सहायक कंपनी टेरागली लिमिटेड के माध्यम से भी किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन भी आपको पता है, ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी बड़ा ही लेवल पर काम कर रही है। जैव ईंधन SAF जो जहाज़ों में डलता है, और फिर नए उद्यम पर भी यहाँ पर कंपनी का बना सिस्टम, परमाणु ऊर्जा, बैटरी निर्माण, और फिर एल्युमिनियम, एयर, लिथियम, ऑयल सेल खोज करना भी शामिल है। सो काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस को लेकर के दिखा रही है।
इसके अलावा भी समझे तो ऊर्जा परिवर्तन के लिए ही 2.5 ट्रिलियन का भारी निवेश करना जारी है। इसमें हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन 2028 तक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 18 गीगावाट तक विस्तारित करना शामिल है। तो इस तरह से कंपनी लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करती नजर आ रही है। हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर लें, प्रोजेक्ट स्प्रिंट पर हमने एक परसों वाली वीडियो पर भी आपके साथ ऑल ओवर डिस्कस किया था कि क्या प्रोजेक्ट स्प्रिंट का मीनिंग है और क्या यहाँ पर सिस्टम बनाए जा रहे हैं। देखिए, इंडियन ऑयल कोई एक जगह पर ही नहीं टिका हुआ है। इंडियन ऑयल काफी सारे बिजनेस में एंट्री कर रहा है। अगर आप एक लार्जेस्ट पीएसयू कंपनी के तौर पर देखेंगे तो भी कंपनी लार्जेस्ट पीएसयू के तौर पर देखने के लिए मिलती है। अगर आप 2025 के टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू 8.5 ट्रिलियन तक देखने के लिए मिला है। अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो 3% का योगदान फिलहाल इंडिया की जीडीपी में इंडियन ऑयल का देखने के लिए मिल रहा है। महारत्ना कंपनी है, #1 देखने के लिए मिल रही है। 40,000 से ज्यादा कंपनी का टच बना हुआ है। रिटेल के आउटलेट्स पूरे हिंदुस्तान में देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर एलपीजी की बात करें, सिलेंडर की बात करें तो कंपनी का भारत में 45% तक का हिस्सा देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम भारत के जो जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, इनमें फ्लाइट्स में भी बात करें तो डेली फ्यूल का 50% से ज्यादा का यहाँ पर हिस्सा या कंट्रीब्यूट या फिर जो चीज उनमें डलती है सेफ तो दोबारा जो है यूज किया जा रहा है। और तो और कंपनी ने अपनी एक अच्छा इंडिया में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया, जहां पर कंपनी ने 81 MMT तक की अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया। और यहाँ पर पाइपलाइन नेटवर्क पर भी कंपनी का बड़ा फोकस बनता, लार्जेस्ट भारत का यहाँ पर 20,000 किलोमीटर के प्लस के यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर लास्ट 2 डिकेड्स की भी बात कर लें तो रिफाइनिंग कैपेसिटी में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिली है। कहीं पर पहले 2 डिकेड्स पहले 54.2 MMT था, तो एक बड़ी कैपेसिटी के साथ कंपनी ने 80.7 MMT तक हासिल किया। पाइपलाइन लेंथ 7700 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर प्लस करी। मार्केटिंग टच पॉइंट 18,500 से कंपनी ने 63,000 प्लस किए। पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी को भी कंपनी ने यहाँ पर बनाया बढ़ाया। वहीं पर अगर मेन पॉइंट समझे तो एक लार्जर स्केल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रखता है। वहीं पर कंपनी पेट्रोकेमिकल, गैस, अब रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस कर रही है। ईवी चार्जिंग, बैटरी स्वाइप स्टेशंस पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। एल्यूमिनियम, एयर एनर्जी और एडवांस बायोफ्यूल्स पर भी कंपनी का बड़ा फोकस बना हुआ। देखिए, कंपनी का एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंट, जिसमें वैसे तो हम देख पा रहे हैं कि रिफाइनिंग पाइपलाइन, इसके साथ रिटेल, इंस्टीट्यूशनल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एलपीजी, एविएशन फ्यूल, ल्यूब्स, न्यू बिजनेस, नेचुरल गैस, ट्रेडिंग डेस्क, अल्टरनेटिव एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, ये सारी ही चीज़ों पर कंपनी अपना एक बड़ा दाव लगाती नजर आई है। कई चीज़ों पर कंपनी बेस्ट कर रही है और कई चीज़ों पर कंपनी एंटर कर रही है। कई बिजनेस में नए एंट्री हो रही है। कहीं ना कहीं कंपनी अपना बेस्ट, अपना पार्ट यहाँ पर निभा रही है। लेकिन एक्चुअल में ये स्प्रिंट प्रोजेक्ट क्या है उसके लिए भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखेंगे कंपनी के बहुत सारे बढ़िया ब्रांड्स हैं, इंडेन, सर्वो, इंडीग्रीन, ऑटोगैस, छोटू, सो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर कंपनी के ब्रांड है। यहाँ पर काफ़ी ब्रांड का नाम हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलता है और रेगुलर लाइफ में ये यूज भी होते हैं। देखिए, एक चीज़ है यहाँ पर कंपनी का जो एक प्रोजेक्ट स्प्रिंट है, जिसे अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। ये एक 3 वर्षीय यानी कि 2025 से 2028 तक का प्रोजेक्ट है, जो कि जिसकी रणनीति है परिवर्तन पहल, यानी कि जिससे कंपनी अपनी रिफाइनरी की दक्षता को बढ़ाना, मजबूत करना और फिर ऊर्जा परिवर्तन के लिए भी तैयार होने के लिए डिजाइन किया। अगर 3C कोर लागत, कस्टमर और प्रौद्योगिक प्रतिभा परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते उसका लक्ष्य कंपनी का ऊर्जा तीव्रता प्राप्त करना है। जो और पहलू की बात करें तो कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, पहल जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य है वो कंपनी अपनी रिफाइनरियां, जो सारी की सारी जो कंपनी की 9 रिफाइनरियां लगभग बताई जा रही हैं, उसको EI के पहले चतुर्थांश में लाना है। और तो और कंपनी इसके साथ मुख्य व्यवसाय यानी कि पेट्रोकेमिकल, ईंधन विभाग, प्रमुख व्यवसाय को मजबूत करना, तेल शोधन को, ग्राहक को भी एक दृष्ट करना। तो इसी तरह से ये तो चलो नेचुरल पॉइंट है, जैसे कि जीवाश्म ईंधन से दूर हटने की तैयारी। तो वही जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने एक एम लिया हुआ है 2030-40 तक का। और तो और समझे तो यहाँ पर कंपनी पहले ही रिफाइनरियों में सुधार भी कर चुकी है और खुदरा दुकानों को तेजी से चालू करने में सक्षम भी बनाया और यहाँ पर सर्वो ब्रांड की बिक्री में वृद्धि भी देखने के लिए मिली। अब देखिए, एक पॉइंट आपके
साथ और डिस्कस करेंगे वो है मार्च 2025 तक का इंडियन ऑयल का कुल ऋण, क्योंकि लगभग 1.42 लाख करोड़ से 1.52 लाख करोड़ है, यानी कि 1522.7 बिलियन है, जो पूंजीगत व्यय और परिचालन आवश्यकताओं के कारण है। कंपनी का जो ऋण इक्विटी अनुपात है लगभग 67.8 से 106% है, जिसे हाल ही में जुटाई गई धनराशि लाने की लगभग 2000 से 3140 करोड़ का उपयोग ऋण के परिवर्तन और परियोजना के वित्त पोषण के लिए किया गया। हो सकता है कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझ नहीं आए, लेकिन जितना यहाँ पर आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा है वो भी आपके लिए काफी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हम जो बात कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऋण की एक बड़ी अमाउंट जो है और उसके बाद जो निकलने वाले कुछ पॉइंट हैं। देखिए मेन पॉइंट क्या है, 2024-25 तक के जो मार्च 2025 तक का कुल ऋण हमने आपके साथ डिस्कस किया जो रिपोर्टों के अनुसार है, लेकिन अगर शुद्ध ऋण की बात करें तो 1338.8 बिलियन बताया गया। इक्विटी का अनुपात या फिर ब्याज कवरेज का अनुपात वो 7.5 है, जो ऋण चुकाने की उच्च क्षमता को भी दर्शाता है। देखिए अगर आप इस चीज को समझेंगे कि कंपनी किस तरह से अपना सिनेरियो बदलती नजर आ रही है, तो देखिए दिसंबर 2024 में कंपनी ने ऋण के माध्यम से 15,000 करोड़ की योजना बनाई। इसी के अलावा डिबेंचर में भी कंपनी ने यहाँ पर माध्यम से गैर परिवर्तन डिबेंचर से 2000 करोड़ भी जुटाए। अब ऋण में उतार चढ़ाव तो देखा गया, लेकिन 2024 में 11% कम हुआ ऋण, लेकिन मार्च 2025 तक फिर से 14.8% बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर इन निधियों का जो मुख्य रूप से उपयोग मौजूदा ऋणों के लिए पूर्ण वित्त पोषण और पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए किया जाता है। रेटिंग की बात करें तो ICRA ने मई 2025 में इंडियन ऑयल को NDC कार्यक्रमों के लिए रेटिंग की पुष्टि भी की। अब कहने का मेन पॉइंट क्या है, वो ये है कि कंपनी के ऊपर ऋण है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंपनी हर जगह पर एक नया अपना सिस्टम जो है नए बिजनेस में एंट्री करती है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती नजर आ रही है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट लगातार कंपनी की जारी है। तो यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो क्या है, ग्लोबल कैपिटल के एसोसिएट VP रिसर्च हेड गौरव शर्मा ने इंडियन ऑयल के शेयरों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इंडियन ऑयल फिलहाल 160 के मजबूत सपोर्ट लेवल पर कारोबार कर रहा है, यानी कि 160 रुपए के इंडियन ऑयल के न्याक स्तर है। अगर इंडियन ऑयल 160 के सपोर्ट लेवल से नीचे गिरता है तो उसकी कीमत 155 रुपए तक जा सकती है। और इंडियन ऑयल को लेकर इनका नजरिया पॉजिटिव भरा हुआ है। निवेशकों के लिए सुझाव है कि यदि आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है तो 160 रुपए पर नजर रखें। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल देश के सबसे अधिकांश लाभांश देने वाली शेयरों में से एक है और इंडियन ऑयल का डिविडेंड प्रतिफल 4.1% है, यानी कि करीब करीब इनके द्वारा 155 तक के लेवल भी बताए जा रहे हैं, जो कि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। अब ऐसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन इनका व्यू वैसे पॉजिटिव बना हुआ है स्टॉक पर। एक पॉइंट और समझ लें तो यहाँ पर देखिए बैक टू बैक इंडियन ऑयल पर कोई ना कोई अपडेट्स बनी रहती हैं, क्योंकि इंडियन ऑयल पर बैक टू बैक अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा सिनेरियो चेंज होता नजर आ रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे होते नजर आ रहे हैं, सरकारी नीतियां मुख्य भी ट्रिगर है, और एनर्जी सेक्टर से जुड़ी किसी भी नई अपडेट का असर भी इंडियन ऑयल के शेयर पर देखने के लिए मिल जाया करता है। इसके अलावा भी और भी कुछ यहाँ पर विश्लेषक हैं जिन्होंने यहाँ पर टारगेट्स दी हैं। कैटाबन.इन की बात करें तो एनालिसिस तपन दोषी द्वारा भी काफी सारे, वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारेख और काफी सारे एनालिसिस द्वारा सवालों के जवाब पर जवाब दिए गए, और इंडियन ऑयल के लिए भी इनके द्वारा पॉजिटिव रुख अपनाया गया। $67 से $62 तेल लगभग, जिसके उनके मार्जिन में मदद मिल रही है, यानी कि इंडियन ऑयल पर बात की जा रही है। तेल की कीमतें बताई जा रही हैं और अगले 1.5 साल तक कीमतों में $70 से $75 से अधिक की वृद्धि होने की संभावना नहीं है। यानी कि जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि $70 के अगर नीचे कच्चा तेल बना हुआ है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए फायदे की बात है। फायदे की बात यानी कि मार्जिन में ज्यादा प्रॉफिट होता नजर आ सकता है, लेकिन इनके द्वारा कच्चे तेल की कीमतों में कहा जा रहा है कि अगले साल 1.5 साल यानी कि अगले 1.5 साल तक कीमतें 70-75 से ज्यादा नहीं जाने की संभावना है। और इनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल चीजें लिहाज से समझें तो पॉजिटिव है और इसे रखना चाहिए, यानी कि होल्ड की बात इनके द्वारा कही जा रही है अगले 1.5 साल को लेकर। ऑल ओवर व्यू जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, वैसा होगा यानी वो तो खैर मार्केट ही डिसाइड करेगा, लेकिन इनके द्वारा व्यू पॉजिटिव है कच्चे तेल को लेकर के, क्योंकि बड़े बड़े एनालिसिस द्वारा भी कच्चे तेल के रेट जो है वो कम ही बताए जा रहे हैं। और तो अक्टूबर महीने में भी इंडियन ऑयल के शेयर पर एक MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ने बाइंग की रेटिंग के साथ 190 रुपए प्रति शेयर के टारगेट प्राइस दिया। मोतीलाल ओसवाल ने होल्ड रेटिंग के साथ 152 रुपए का टारगेट भी दिया। समझा जाए तो 29 लाख से ज्यादा के शेयर होल्डर, करीब 29.2 लाख से ज्यादा के शेयर होल्डर यहाँ पर निवेशकों को 400 करोड़ रुपए का लाभ मिलता नजर आएगा डिविडेंड के माध्यम। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि सितंबर तक अगर हिसाब बनाते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 29.2 लाख शेयर धारकों थे, यानी कि वे शेयर धारक जिनकी अतिरिक्त शेयर पूंजी 2 लाख तक थी, जिनके पास कंपनी की 5.64% हिस्सेदारी थी। इन शेयर धारकों को कुल लगभग 400 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। सरकार जिसकी इंडियन ऑयल में 51.5 हिस्सेदारी है, कुल 3636 करोड़ के भुगतान की हकदार होगी। इंडियन ऑयल की अपस्ट्रीम समक्ष कंपनियां ऑयल इंडिया, ONGC जिनकी रिफाइनरी मेकमश
5.1 14.2 हिस्सेदारी है और इसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा समझें तो यहाँ पर खरीदने लायक तेल जनहितकारी कंपनियां शेयर सस्ते कच्चे तेल से 54% की तेजी का संकेत। HPCL की बात करें ऑयल मार्केटिंग में तो यहाँ पर सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन पॉइंट क्या है हमें वहां समझना पड़ेगा। तेल क्षेत्र की जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है यानी कि एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग है, उन्होंने तेल विपणन कंपनियां यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 3 हैं जो कि एक मजबूत रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि निवेशकों के दृष्टिकोण से शेयर फिलहाल बेहतर स्थिति में है क्योंकि भविष्य की जो संभावनाएं हैं या फिर मूल्यांकन भी करें तो दोनों ही अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और रिजल्ट क्या है, एट द एंड फर्म ने तीनों शेयरों पर खरीदारी की सिफारिश को बरकरार रखा है। मेन पॉइंट समझे तो यहाँ पर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग द्वारा जो एक पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद तेल विपणन कंपनियां सुर्खियों में भी आती नजर आई, जिससे इंडियन ऑयल के शेयरों में भी काफ़ी ज़्यादा तेजी का अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि मजबूत मार्जिन, कच्चे तेल की जो कीमतें नीचे की तरफ हैं और फिर तेल कंपनियों के लिए अनुकूल आय चक्र का निर्माण कर रही हैं। और तो और नरम कीमतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $60 से $62 बैरल के बनी हुई हैं। एंटीक का भी अनुमान है कि निकट भविष्य में 60 से 65 अमेरिका डॉलर के दायरे में रहेगी। और अमेरिका और ओपेक प्लस आप लोगों को पता ही है जो देश तेल बेचते हैं, पर्याप्त आपूर्ति के कारण बाजार में तेल की अच्छी उपलब्धता भी बनी हुई है। और तो और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि कच्चे तेल की अधिक आपूर्ति से कीमतों पर लगाम लगने की संभावना है, जो कि कम इनपुट लागत से प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली डाउनस्ट्रीम कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण पॉजिटिव बात बनी हुई है। अगर तो हम यहाँ पर अभी सभी क्षेत्रों में लाभ मार्जिन में सुधार हो रहा है क्योंकि कच्चे तेल के दाम कम है, जिससे सकल शोधन मार्जिन मजबूत बना हुआ है, स्वस्थ विपणन मार्जिन, बेहतर LPG रिकवरी, खुदरा ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दैट्स वाई यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉजिटिव बताया है और 2026 के लिए अपने EBITDA अनुमानों को बढ़ाया है, जो कि मैंने आपके साथ हर बार ये शेयर किया ही है कि $70 से कच्चे तेल के दाम कम है, पेट्रोल डीजल के दाम वही चल रहे हैं। दैट मीन कंपनियों को प्रॉफिट होगा, नो डाउट। लेकिन एक पॉइंट इसमें और खड़ा है, वो क्या है, वो यहाँ पर यह है कि अगर रशिया से कच्चा तेल खरीदा जा रहा है तो वेल एंड गुड है क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल से शिपिंग कॉस्ट लागत कम पड़ती है और तो और वो डिस्काउंट पर कच्चा तेल देते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें, अगर अदर कंट्रियों जैसे कि एक दो गुआना से या फिर दूर देशों से और अमेरिका के प्रतिबंध जो लगाए गए हैं डाउ जोन्स की उनके द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, यहाँ पर इस तरह से कोई सिनेरियो जो है बनता नजर आ सकता है। लेकिन अगर वो दूर से दूसरे देशों से आ रहे हैं, दैट मीन फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कुछ जो है कुछ पॉइंट यहाँ पर कुछ लैक होता नजर आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कंपनियां भारी पड़ सकती हैं। और तो और यहाँ पर HPCL के 7% की वृद्धि, BPCL के 10% की वृद्धि, इंडियन ऑयल में 1% की वृद्धि, वित्त वर्ष 23 और 28 के लिए बीटा अनुमानों में भी 4 से 10% की वृद्धि को दर्शाया गया है। ठीक ने बाकी यहाँ पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए शेयर का मूल्य उचित बना हुआ है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल गुना के बीच में है, इक्विटी पर रिटर्न 12 से 17% के बीच है और ब्रोकरेज का मानना है कि मार्जिन स्थित होने पर इन मापदंडों के आधार पर शेयरों के मूल्यों में और सुधार की गुंजाइश है, यानी कि और रैली देखने के लिए मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है। रही बात यहाँ पर बोनस की, तो बोनस वीडियो के एंड पर शेयर किया गया है, बोनस शेयर। देखिए अगर आप ऑयल की बात करें तो रशिया जो है, जो ऑयल हम कच्चा तेल जो यहाँ से प्राप्त करते हैं या खरीदते हैं, या फिर 85% यार जो भारत की जरूरतों को पूरा करता है वो कच्चा तेल ही है। और रूस का जो प्रोडक्ट है यानी कि भारत के हर घर में होता है इस्तेमाल, और नहीं पता। लेकिन अगर पॉइंट बात करें कि क्यों 85% यार हो रहा है और किन चीजों में हो रहा है, तो समझेंगे 5-6 पॉइंट्स में शॉर्ट में। देखिए अगर पश्चिम देशों की बात करें तो रूसी तेल पर बैन लगाया तो भारत उसके सबसे बड़े खरीदारों में से बनकर उभरा, लेकिन भारत की निर्भरता रूसी कच्चे तेल पर काफी ज्यादा है और आज फ्यूल से चलने वाली लगभग हर चीज का किसी न किसी तरह से रूसी तेल से कनेक्शन है। जब भी आप अपनी कार, बाइक पेट्रोल भरवाते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि फ्यूल रूस से आए कच्चे तेल से ही रिफाइन किया गया है और इसे इंपोर्टेड कच्चे तेल को भारतीय रिफाइनरियों में प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट समझे तो घरों में खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर में भी कच्चे तेल से मिलने वाले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से बनाए जाते हैं। जब से रूसी इंपोर्ट बढ़ा है, घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG का भी एक बड़ा हिस्सा रूसी कच्चे तेल से ही आता है। प्लास्टिक की बोतल, कंटेनर, किचन का सामान, बाल्टी, पाइप, खिलौने, पैकेजिंग, लगभग हर प्लास्टिक प्रोडक्ट कच्चे तेल से प्रोसेस किए गए पेट्रोकेमिकल मटेरियल से शुरू होता है। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी का मतलब होता है रोजमर्रा की कई प्लास्टिक चीजें अब रूस से कनेक्टेड है। सो नो डाउट इन 4 पॉइंट्स में काफी कुछ आपको कवर होगा।
दो पॉइंट और समझें तो भारत द्वारा जो रूस तेल खरीदने की एक मुख्य वजह यह भी है कि सस्ती कीमत है। डिस्काउंट कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों काफी ज्यादा बढ़ने से रोकने में मदद करता है। और तो और घरों के अलावा रूसी कच्चा तेल पेट्रोकेमिकल, सड़क निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर जैसे उद्योग को भी सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कच्चा तेल जरूरी है, जो कि यहाँ पर 6 तरह की चीजें आपने यहाँ पर मेन पॉइंट्स को समझा और 85% की जरूरतें भारत की पूरी करता है कच्चा तेल। तो इसके जो दाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि क्या इसके दाम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर नया अपडेशन देखने के लिए मिला है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रहा है कि इंडियन ऑयल अपनी रिफाइनरियां यानी कि रिफाइनरियों की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है और उसकी परियोजनाओं पर क्रियान्वित कर रहा है। ये जो निवेश है वो इंडियन ऑयल के मुख्य इनकम ऑफ सोर्स है, मुख्य काम है, इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको मजबूत करेगा और मांग को भी पूरा करने के लिए रिफाइनिंग क्षमता पर भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करे। और तो और कंपनी पेट्रोकेमिकल पर भी बड़ा यहाँ पर एक फोकस करती नजर आ रही है, जहां पर 0.11% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 15% 2030 तक करना है। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भी बड़े निवेश किए जा रहे हैं। परियोजनाओं का क्रियान्वयन 3 उद्देश्यों के साथ किया जा रहा है। पीओएल धाराओं के साथ पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में भारी मांग वृद्धि का लाभ उठाना और आय के रूप में भी आत्मनिर्भरता के अनुरूप को कम करना। इसके अलावा कंपनी पीटीए यानी कि शुद्ध टेराफेथिक एसिड और पीएक्स पैराजाइलाइन जो है पानीपत में भी पॉलीब्यूटाइडाइन रबर संयंत्र को ओडिशा में कपड़ा परियोजना आदि शामिल है। इसके अलावा समझे तो इंडियन ऑयल 61,077 करोड़ रुपए के निवेश से पारादीप में भी एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और पॉइंट समझे तो कंपनी अपनी पाइपलाइन बिजनेस को भी बड़ा करना चाहती है, जिसमें 2000 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने के लिए काम कर रही है। नई मुद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन और अन्य पड़ोसी देशों के साथ इसी तरह के परियोजनाओं का मूल्यांकन भी कर रही है। और तो और कंपनी का आगे कुछ फोकस समझे तो कंपनी 6% से बढ़ाकर 15% करने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किसमें ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को आगे बढ़ाती नजर आएगी। 49 भौगोलिक क्षेत्रीय शहरों में भी कंपनी अपना गैस वितरित नेटवर्क का विस्तार शामिल करेगी। और तो और कंपनी एनोर एलएनजी टर्मिनल क्षमता में भी विस्तार कर रही है, जिसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 5 MMTPA से बढ़ाकर 10 MMTPA करने की योजना बना रहा है। यह विस्तार भारत के गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के व्यापक उद्देश्य के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट समझ आ रही है कि इंडियन ऑयल आने वाले समय में या फिर फिलहाल इंडियन ऑयल इन्हीं चीजों पर काम करता भी नजर आ रहा है। 2 पॉइंटों को और उठाएं तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन आप लोगों को पता है, ये अपनी रिफाइनरियों में ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी शुरुआत पानीपत में 10 किलो टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना से होगी। इसी तरह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी विस्तार कर रही है, जहां पर 2030 तक 31 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो तक पहुंचने का लक्ष्य कंपनी ने रखा हुआ है, जिसमें जैविक और अजैविक यानी कि दोनों तरीके से हासिल करने की योजना बना रही है, जिसमें टेरा क्लीन लिमिटेड सौर, पवन, जल विद्युत, हरित हाइड्रोजन, जैव ऊर्जा पर भी केंद्रित है और एक हमारी नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से कंपनी इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतनी सारी चीजों पर फोकस कर रही है और कंटिन्यूअसली बिजनेस पर फोकस किया जा रहा है। और तो और कंपनी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा फोकस कर रही है, जिसमें 10,000 से ज्यादा के स्टेशन स्थापित हो चुके हैं। लास्ट इंडियन ऑयल के कुछ अध्यक्ष थे या किसी ने एक अपडेट दी थी श्रीवास्तव जी ने, तो उन्होंने यहाँ पर 13,000 से ज्यादा के बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की बात करी थी। इस तरह से कंपनी अपने आने वाले बिजनेस पर बढ़िया फोकस करती नजर आ रही है। सो नो डाउट आने वाले समय में ये नहीं कहा जा सकता कि कंपनी इन्वेस्टमेंट से पीछे हट रही है या फिर कंपनी बड़ा जो ये प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाला व्यू साफ क्लियर हो रहा है। कंपनी इन सभी चीजों पर बड़ा फोकस करती नजर आ रही है। की बात करें तो महारत्ना कंपनी ने 1 लाख रुपए के बना दिए 47 लाख रुपए, 4 बार बांटे हैं बोनस। तो महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को मालामाल कर दिया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में शेयर धारकों को 56 रिटर्न दिया है। उन्होंने पिछले 20 साल में 1 लाख रुपए के निवेश को 47 लाख रुपए से ज्यादा का बना दिया। महारत्ना कंपनी ने यह कमाल बोनस शेयरों के दम पर दिखाया। पिछले 20 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा भी दिया। महारत्ना कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर 16 सितंबर 2005 को 36.25 रुपए पर थे और अगर किसी व्यक्ति ने 16 सितंबर 2005 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में 1 लाख रुपए लगाए होते तो उसी कंपनी के 2755 शेयर मिलते। यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को 4 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया और अगर इन बोनस शेयरों को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 33,060 पहुंच जाती है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर में
12 सितंबर यानी कि 2025 को BSE में 142.65 पर बंद हुए हैं। अगर उस हिसाब से 33,060 शेयरों को मौजूदा वैल्यू देखें तो 47 लाख से ज़्यादा पहुंच जाती। पिछले 20 साल में अपने शेयर धारकों को 4 बार बोनस शेयर दिया। अक्टूबर 2009 में कंपनी ने निवेशकों को 1.1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए। कंपनी ने हर शेयर पर एक शेयर पर बोनस शेयर बांटा। फिर अक्टूबर 2016 और मार्च 2018 में भी कंपनी ने 1.1 रेशो में बोनस शेयर दिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जून 2022 में भी 1.2 के अनुपात में निवेशकों को बोनस शेयर दी, यानी कंपनी ने हर 2 शेयर पर एक बोनस शेयर बांटा है। महारत्ना कंपनी इंडियन कॉर्पोरेशन ने अगस्त 2003 में भी 1.2 के रेशो में बोनस शेयर बांट चुकी है। हालांकि हमने अपने कैलकुलेशन में केवल 20 साल में दिए गए बोनस शेयरों को शामिल किया है। हमने अपने कैलकुलेशन में कंपनी की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया। अगर डिविडेंड की अमाउंट भी देखें तो वो एक अलग सिनेरियो जो है बनता नजर आएगा। अकेला बोनस ही कंपनी का 1 लाख रुपए का 20 साल में 47 लाख रुपए करने का दम दिखा चुका है। आगे का सिनेरियो समझे तो आगे के लिए देखिए बहुत सारी चीजें हैं। क्रूड ब्रांड के प्राइजेस, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, अब कंपनी देखिए ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस बढ़ाती नजर आ रही है। सो निवेश आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं साहनी जी काफी कोशिश कर रहे हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं, जो कि पिछले 1 महीने में हमने उनकी सारी स्टेटमेंट लगभग आपके साथ शेयर करी ही हैं और आगे भी की ही हुई हैं। तो कंपनी ने बनाया अगले 5 साल का प्लान। क्रूड रिफाइनिंग बढ़ेगी, 1.66 लाख करोड़ का निवेश होगा। देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और फ्यूल रिटेलर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आने वाले 5 साल में अब तक की सबसे बड़ी विस्तार योजना का ऐलान किया। चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी को शेयर धारकों को बताया कि कंपनी ट्रेडिशनल ऑयल कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स और नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी से निवेश करेगी। इसके लिए इंडियन ऑयल 1.66 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी का कहना है कि वह अपने रिफाइनिंग बिजनेस को अपग्रेड करना चाहती है। कंपनी अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को भी 80.75 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2028 तक 98.4 मिलियन टन कर देगी। पानीपत, गुजरात, बरौनी रिफाइनरी में भी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पाइपलाइन नेटवर्क को भी 22,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए 21 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। और नेपाल समेत कंपनी ने कहा है कि नए स्टोरेज फैसिलिटी बनाए जा रहे हैं, जिससे क्रॉस बॉर्डर एनर्जी भी सप्लाई मजबूत होगी। तो इस एक स्टेटमेंट में काफी सारी चीजें हमने पढ़ी और सुनी समझी। दूसरा पॉइंट समझे तो IOC पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को भी 4.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030 तक 13 मिलियन टन से ज्यादा करने का लक्ष्य रखती है। खास फोकस स्पेशलिस्ट जो केमिकल्स हैं उन पर होगा। भारत में भारी आयात निर्भरता है और कंपनी के 40,000 से तो ज्यादा भारत में पेट्रोल पंप हैं, वो अब मल्टी एनर्जी हब में भी बदलेंगे, जहां EV चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग, CNG, LNG डिस्पेंसिंग और अन्य सेवाएं मिलेंगी। और IOC ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया है। लक्ष्य है कि 2040 तक तो नेट जीरो ऑपरेशन एमिशन हासिल किया। एक अच्छी स्टेटमेंट साहनी जी द्वारा इन फ्यूचर ऐसी स्थितियों में दी गई है, जो कि एक बढ़िया बात है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको इंडियन ऑयल पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था स्टार्टिंग और नो डाउट कंपनी का डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है। 2023 की बात कर लें तो 8 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 10 नवंबर और 28 जुलाई को। 7 रुपये का डिविडेंड 2024 को भी 12 जुलाई को मिला और फिलहाल एक फाइनल डिविडेंड जो है 8 अगस्त। नो डाउट कंपनी की बोनस हिस्ट्री भी अच्छी रही है। 2003 से कंपनी ने बोनस देने शुरू किए हैं 1.2, 1.1, 1.1 के अनुसार। 2022 में भी कंपनी ने 1.2 रेशो का बोनस दिया। वहां से कंपनी धीरे धीरे 257 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन तक पहुंच चुकी है। तो ये काफी अच्छी बात है। कंपनी अभी एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है और कच्चे तेल के दाम भी कम होते फिलहाल नजर आ रहे हैं, जिसका इंपैक्ट आपको कंपनी पर देखने के लिए शेयर पर मिल ही रहा है। चलिए बात कर लेते हैं स्प्लिट और बोनस शेयर के बारे में। रियल एस्टेट कंपनी की बात करें तो बड़ा ऐलान होता नजर आया है, जहां पर कंपनी 1 के बदले 5 शेयर देती नजर आएगी, यानी कि 1 शेयर 5 शेयरों में बनता नजर आएगा। शेयर होल्डर्स की मंजूरी इससे पहले ही मिल चुकी है। 15 दिसंबर को शेयर बाजार को सूचना दी गई। 15 जनवरी 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यहाँ पर अजमेरा रियल्टी ने सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत BSE NSE दोनों को ही रेगुलेशन 48 के नियमों के साथ यहाँ पर जानकारी दी। सो यहाँ पर 1 के बदले 5
शेयर मिलते नजर आएंगे, 5 गुना हो जाएगी, यानी एक शेयर के बदले कुल निवेश की वैल्यू उतनी ही रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं बोनस शेयर के बारे में। एम1 लिमिटेड ने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयरों का तोहफा मिलने वाला है, साथ ही कंपनी स्टॉक को स्प्लिट भी करने वाली है। पहली बात करते हैं बोनस शेयर की। कंपनी हर एक मौजूदा शेयर पर 3 नए शेयर फ्री देगी, यानी कि रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर की बताई जा रही है और इस तारीख को जिनके अकाउंट में ये शेयर होगा रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी या फिर डिपॉजिट के रिकॉर्ड्स में होंगे, वे बोनस शेयर के हकदार होंगे। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो स्टॉक स्प्लिट के तहत एम1 लिमिटेड का 10 रुपए फेस वैल्यू वाला एक शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू 10 शेयर में टूटने वाला है, यानी कि एक के बदले कंपनी यहाँ पर 10 शेयर देने वाली है। इसके लिए भी रिकॉर्ड डेट 31 दिसंबर 2025 ही बताई गई, यानी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू दोनों का ऐलान नवंबर 2025 में हुआ था।